नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोस्ट गार्ड की आने वाली बैच यानी डीबी और जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके का वीडियो देखने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही इंक्लूड नहीं किए हैं, बल्कि जो ऑप्शन होते हैं एबीसीडी, उन पर भी मैंने फोकस दिया है कि उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, जो कि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे कितना भी, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है एग्ज़ाम में। जो भी इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक कवि पढ़ाया, तो उसकी अदर बुक्स कौन सी है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ मतलब जितने भी क्वेश्चन है उनका जितना भी है, जो एग्ज़ाम में आने लायक इन्फॉर्मेशन है वो सारी पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि रामचरितमानस नामक किताब जो है, पुस्तक जो है, उसके लेखक कौन है? ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक है, इसलिए इसका आना आपके एग्ज़ाम में मतलब इसकी गारंटी बन सकती है आने की। तो रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास भाई। तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक है। अगर मैं आपको ये सिर्फ इतना ही पढ़ा देता कि तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक है, मान लीजिए आपने इसको कहीं लिख के रखा और आपने उसको पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, तो क्या पता, क्या गारंटी है कि रामचरितमानस ही पूछेंगे? तो तुलसीदास के और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो यहाँ से पहले एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा। जैसा कि देखिए, इनके अदर बुक्स कौन सी है, विनय पट्टिका है, हनुमान चालीसा है और कवितावली। ये तीन आपको बुक्स, इनकी चार बुक्स टोटल, ये रामचरितमानस, विनय पट्टिका, हनुमान चालीसा और कवितावली, ये चार ही तुलसीदास की बुक्स है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात करूं, तो यहाँ पे देखना कालिदास। कालिदास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। गुप्त साम्राज्य के राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो उनके दरबार में कालिदास वहाँ पे कवि थे, उनके राजकवि थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनके बुक एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो उनकी भी बुक्स है अभिज्ञा शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये इनके इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों। और भी कुछ है, लेकिन सभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसको याद करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, कालिदास अगर आपको ऑप्शन में मिले, आपको कभी ये पूछे कि अभिज्ञा शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में देखना, तम तम ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आपको वहाँ पे महसूस होगा, तो वो कालिदास की बुक्स है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें है अश्वघोष। अश्वघोष जी ने बुद्ध चरित्र मानस की रचना की थी, जो कि बुद्धों की बाइबल या फिर बुद्धों का रामायण करके उसको संबोधा जाता है। यानी बुद्ध धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ की आप अगर बात करेंगे तो बुद्ध चरित्र मानस है, कहलाती है। अश्वघोष जो द्वितीय बुद्ध संगीति हुई थी, उसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये बुद्धों के जो धर्मगुरु होते हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट, ये बुद्ध के धर्मगुरु में से एक है अश्वघोष। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, सूरदास, तो इन्होंने सूरसागर नाम का ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अब हम डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री में आ चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो फ्रीडम, हमारा फ्रीडम का जो फ्रीडम फाइटिंग का जो एरा था, यानी जो युग था, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और स्पेशली गांधी जी पे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 100% गारंटी तो नहीं है कि आएगा ही, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डीबी और जीडी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कोस्ट गार्ड की, लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आप एमआर और एसएसआर की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ के आएंगे, क्योंकि वहाँ पे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एमआर और एसएसआर वाले कैंडिडेट जिनके परसेंटेज अच्छे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो इन्होंने एक आनंद, इन्होंने एक सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें गीतांजलि उसका नाम था, जिसमें उन्होंने भारत का राष्ट्रीय अंदेम यानी राष्ट्रीय गान उसमें उन्होंने लिखा था, जिसको हम जन गण मन के नाम से जानते हैं। उस किताब के लिए जिसका
गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पारितोषिक से भी सम्मानित किया जा चुका है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है, हमसे पूछा जाता है कि बताइए प्रथम भारतीय नोबेल पारितोषिक विजेता कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्हें साहित्य में नोबेल का पुरस्कार 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। या फिर राष्ट्रपिता कह के महात्मा गांधी को किसने संबोधा था? तो ये राष्ट्रपिता कह के सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधा था। सुभाष चंद्र बोस वही है जिन्होंने जो कांग्रेस के 1937 और 38 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने आज़ाद हिंद सेना का भी नेतृत्व किया और आज़ाद हिंद सरकार का गठन भी इन्होंने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठना भाई। जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बोल रहा हूँ मुझसे, वो आप लिख लेना। ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ और वो आपको लिखे रहे। जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो आप लिख के रखिए। आपका 100% वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अगर आपसे पूछे तो रास बिहारी बोस जी ने की थी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखना यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में। बारदोली सत्याग्रह हुआ था लगभग 1927 के आसपास। उसके जो नायक रहे थे वो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। मतलब उप प्रधानमंत्री तो 1947 में आगे जाके बने हो, और वो गृह मंत्री भी, उनके पास दो डिपार्टमेंट थे जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट और भारत के होम मिनिस्टर, भारत के होम अफेयर्स के मिनिस्टर भी कहते हैं। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने 1927 के आसपास एक सत्याग्रह किया था, उसको हम बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। उसमें उस सत्याग्रह के सफलता के उपलक्ष्य में वहाँ की महिलाओं ने गांधी जी की तरफ से उन्हें उन्हें किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? तो उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सरदार की उपाधि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? तो आपका आंसर होगा बारदोली की महिलाएं, या फिर अगर आपके ऑप्शन में होगा महात्मा गांधी, तो आप दोनों में से एक, ये किसी दोनों दोनों ऑप्शन तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, दोनों में से एक कोई भी आएगा, तो आप इन दोनों को याद रखना भाई। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की बात अगर हम करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और ये महात्मा गांधी को बापू के नाम से पुकारते थे। ठीक है, सरदार वल्लभ सॉरी जवाहरलाल नेहरू। अगर तीसरा क्वेश्चन देखना दोस्तों, थोड़ी बोलने में मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार मेरा बैकग्राउंड नहीं है हिंदी का, तो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो आप संभाल लेना, आगे जैसे मैं प्रैक्टिस करता जाऊँगा ना, तो इम्प्रूवमेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है, पानीपत की पहली लड़ाई के पानीपत की पहली लड़ाई किसके मध्य हुई थी? ऐसा आपसे पूछा जाता है। अब ये रही पहली लड़ाई की बात। अब तो हमें तीनों लड़ाई, पानीपत की आज तक 3 लड़ाई हो चुकी है। मैंने यहाँ पे मैप भी इंक्लूड किया है। पानीपत आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग दिल्ली एनसीआर के ऊपर हरियाणा के पास ये आता है, उनके बॉर्डर पे, जो वहाँ पे है हरियाणा पंजाब वाले, वो ये इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। और हमें पानीपत इसलिए फेमस है कि वहाँ पे 3 वॉर हुई थी, और तीनों पानीपत की वॉर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसने भारत की जो पॉलिटिकली पावर्स थी उसको चेंज करके वहाँ पे दूसरों की सत्ता स्थापन करने का काम किया था। जैसे मैं अगर पानीपत की पहली लड़ाई की बात करूँ, तो पहली लड़ाई कब हुई थी, मैंने नीचे डेट भी इंक्लूड की है। तो अगर पहली लड़ाई की बात करें तो ये हुई थी भाई 21 अप्रैल 1526। आपको 21 अप्रैल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैंने पढ़ाने के लिए इसको याद कर रखा है, लेकिन अब 1526 ही आपके ऑप्शन में आएगा। सिर्फ 1526 में पहली लड़ाई हुई थी। किनके मध्य हुई थी दोस्तों? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का, यानी लोदी, जो दिल्ली पे आपने सल्तनत काल सुना होगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे आखिरी जो वंश था वो कौन सा था? तो लोदी वंश था। लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने हरा के वहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की, और मुगल वंश भारत का सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन के उभरा, और उसने भारत पे कई वर्षों तक आगे, जब तक अंग्रेज़ों ने और मराठों ने उन्हें शक्तिहीन नहीं किया, तब तक उन्होंने वहाँ पे राज किया। ठीक है,
दूसरा अगर हम युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध पानीपत का हुआ था 1526 में। किसके मध्य में हुआ था दोस्तों? तो ये अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। अब आप एक बात याद रखना भाई, 1526 में अकबर की उम्र बहुत कम थी, यानी 13-14 साल का वो होगा, बच्चा होगा वो। उसमें उसने भाग नहीं लिया था। उसकी जो सेना थी, उसका एक रेजेंट, यानी उसका, आपने सुना होगा बैरम खान, उसका जो रेजेंट था, अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो उसके पावर्स को संभाल रहा था, उनके मध्य में हुआ था। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिए जाएंगे अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ठीक है। अगर पानीपत की तीसरी बार की हम बात करें तो हुआ था 1761 में। वो किसमें के मध्य हुआ था? तो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें कौन विजय रहा आपको ये भी पूछा जाता है भाई, कौन विजय रहा? तो पहले युद्ध में बाबर विजय रहा था, दूसरे युद्ध में अकबर विजय रहा था, और तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इसको जीता था। मराठों को उन्होंने डिफीट करके मराठी साम्राज्य को वहाँ पे उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की थी दोस्तों। ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने इसको जीता था। कई कई किताबों में इसका नाम अहमद शाह दुर्रानी भी दे रखा है। अहमद शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली एक ही व्यक्ति है। ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कौन सा भी एग्ज़ाम आप दोगे दोस्तों, ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, कौन सा भी एग्ज़ाम आप दोगे दोस्तों, तो उसमें एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से आप 100% मान के चलना। ठीक है। कौन सा भी एग्ज़ाम देना आप, वहाँ पे आएगा ही आएगा। अब जीडी और डीबी में तो थोड़ा कम वेटेज होता है, 5 मार्क्स का होता है वो, लेकिन जीके तो आपको पढ़ना होगा ना। 50 के आसपास कट ऑफ जा रही है 60 में से, तो आप जीके को स्किप तो नहीं कर सकते। तो ये एक क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये मतलब सारे टॉपिक तो आपको क्लियर करने होंगे अगर आपको जॉब चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो आप, ठीक है, आप देख सकते हो आपको ना क्या करना है। केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वो भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के मणिपुर राज्य में है। अब इसकी जो विशेषता है, मैंने इसको क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें मैं आपको दूसरी भी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। मणिपुर राज्य में आपने एक झील का नाम सुना होगा जिसका नाम है लोकटक। ये भी झील आपको पता होनी चाहिए किस राज्य में, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लोकटक लेक का नाम आपने सुना होगा। ये जो आपको पानी दिख रहा है ना दोस्तों, ये लोकटक लेक है। ठीक है। और इसके ऊपर ये जो घास के दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, विश्व का एकमात्र है। और ये किस में, कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में है। चलिए आगे। अब मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर के बारे में थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। मणिपुर के करंट सीएम है एन बिरेन सिंह, और गवर्नर है ला गणेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप उसकी कैपिटल है इम्फाल। आपको कैपिटल तो सारे स्टेट की याद करनी है। वहाँ पे लोकटक झील पड़ती है, और पास के आपको पास भी पूछे जाते हैं, यानी दर्रे, इसको दर्रे कहते हैं, है ना, हिंदी में इसको दर्रा कहते हैं। तो तुजु नामक एक दर्रा वहाँ पे पड़ता है। तुजु नामक दर्रा म्यांमार और मणिपुर की बॉर्डर पे पड़ता है, और तुजु पास से ही हम म्यांमार में जा सकते हैं। ये रहा वहाँ का थोड़ा सा मैप, मैं आपको दिखा देता हूँ मणिपुर का। तो मणिपुर देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मणिपुर है। ये रहा मणिपुर दोस्तों। अब आपकी एग्जाम में एक मैप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बताइए, क्वेश्चन देते हैं, आपको देंगे कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं साझा करता, या फिर निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। पिछली बार बांग्लादेश के संदर्भ में क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इस बार म्यांमार, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और किस कंट्री के साथ कर रहा है। तो मणिपुर की बॉर्डर की बात करें हम, तो मणिपुर म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम बांग्लादेश की बॉर्डर्स देखिए दोस्तों, तो बांग्लादेश के लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट बंगाल हमारे पास बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय भी करता है। आसाम भी करता है दोस्तों।
इतने राज्य हैं, जो 4 राज्य हैं भारत के, जो बांग्लादेश से बॉर्डर अपनी शेयर करते हैं। क्वेश्चन में आपको मणिपुर 100% मिलेगा कि बताइए बांग्लादेश से कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर नहीं करता, और मैक्सिमम स्टूडेंट मणिपुर को लगा के आते हैं, मतलब करता है इसमें, क्योंकि उन्होंने मैप देखा नहीं होता। आपको ये मैप बहुत ज़्यादा, मैं आने वाली वीडियोज़ में इसको भी इंक्लूड करूँगा और आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इस वीडियो की ड्यूरेशन तो ज़्यादा होगी क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन इतनी देनी है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है, मैंने 2-3 क्वेश्चन नेशनल पार्क लिए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है, आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे, कर्नाटक राज्य में है, जिसकी राजधानी बैंगलोर है। बैंगलोर को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसरो का जो मुख्यालय है वो भी बेंगलुरु में है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। गवर्नर यहाँ के है थावरचंद गहलोत, और सीएम है बसवराज बोम्मई। अगर मैं कर्नाटक की और कुछ इम्पोर्टेंट बात करूँ नेशनल पार्क्स की, तो देखना यहाँ पे मैंने इनको इंक्लूड कर रखा है। अब डेट आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, इसको आप भूल जाओ, सिर्फ इतना याद करो कि ये किस स्टेट में पड़ता है। तो बांदीपुर कर्नाटक में आता है, और ये सारे जो मैंने लिस्ट दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नागरहोल। नागरहोल नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। और ये कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये बन्नेरघाट और अंशी नेशनल पार्क है। आप अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करूँगा, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ये है हमारे पास बांदीपुर नेशनल पार्क की मैंने कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ ली है, जिसको आप देख सकते हो। ये स्पेशली टाइगर्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। और बाकी सब तो आप जानते हो। लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। मैंने ये जानबूझ के सारे क्वेश्चंस क्यों लिए हैं दोस्तों, मुझे पता है कि मैप से एक क्वेश्चन आएगा, नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आएगा, बुक से एक क्वेश्चन 100% आएगा, और गांधी जी पे भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये मेरे को पता है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। अब वो आपकी शिफ्ट में आता है या नहीं आता, ये आपके लक की भी बात है, ठीक है। मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आता है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो देखिए कौन सा नहीं करता, आपको क्या बोला है। तो मैंने इसमें एक बात आपको बताने के लिए मैंने ऐड की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली बिहार इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। 5 ऑप्शन मैंने इसमें जानबूझ के इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ये जो ऊपर के 4 राज्य हैं ना दोस्तों, ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल, पश्चिम बंगाल इसको हम बोलते हैं, यानी वेस्ट बंगाल, और सिक्किम, ये सारे स्टेट है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और वहाँ की करेंसी है भूटानी गुल्ट्रन, ठीक है। भूटानी गुल्ट्रन। अगर मैं इन राज्यों की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हमारे पास है ईटानगर, आसाम की कैपिटल है दिसपुर, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और सिक्किम की कैपिटल आपको गंगटोक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कैपिटल्स आपको पूरी याद होनी चाहिए हमारे स्टेट की, और जो भी हमारे आसपास कंट्रीज़ है, और जो भी वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा सुपर पावर कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उनकी सारी कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। गल्फ कंट्रीज़ हो गई। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अब कांग्रेस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। 28 दिसंबर 1985 को ये अधिवेशन हुआ था, और इसी दिन उसकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1984 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापन करा गया था, उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, आई रिपीट, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसको एओ ह्यूम ने स्थापन किया था। लेकिन दादा भाई नौरोजी और रानडे, आपने न्यायमूर्ति रानडे का नाम सुना होगा, उनके कहने पे इंडियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम बदल कर ऑल इंडियन यूनियन कांग्रेस कर दिया था उन्होंने, ठीक है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेगा वो, ये स्टेट पीसीएस की सारी बातें हैं, तो उसके संस्थापक आपसे पूछेगा कांग्रेस के, तो इसके संस्थापक है एओ ह्यूम। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, गवालिया टैंक में। लोकेशन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कांग्रेस के सीजन्स आते हैं, सीजन्स।
आप इंग्लिश को, अगर आपसे इंग्लिश से प्रॉब्लम होगी तब आपका ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें 15 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें से 13, 12, 14 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको एग्ज़ाम पास करनी है, ठीक है। तो ये कंटेंट मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में रखा है, आप इसको समझिए। तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था WC बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी जी ने उनकी अध्यक्षता की थी। और 87 का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इसके अध्यक्ष सर बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 88 का इलाहाबाद अधिवेशन, इसको याद रखना भाई, जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, कांग्रेस के जॉर्ज यूले थे। बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था 1800, बॉम्बे यानी मुंबई आज की, ठीक है, बॉम्बे मतलब आज की मुंबई, जो महाराष्ट्र की कैपिटल है और देश की इकोनॉमिकल कैपिटल यानी फाइनेंशियल कैपिटल हम उसको बोल सकते हैं। 1889 बॉम्बे, इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडनबर्ग। आप ये पहले एक दो याद रखिएगा, इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं अधिवेशन की और बात करूँ, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी चांस होते हैं, जो भी हमारे पास, आपने सुना होगा स्टील आयरन प्लांट कब किस राज्य में है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो राउरकेला किस राज्य में है? एक राउरकेला एक सिटी है, ठीक है, जहाँ पे 1969 में, मैंने यहाँ पे सॉरी 1959 में जर्मनी की सहायता से यहाँ पे एक, क्या इसको बोल सकते हैं हम, आयरन स्टील प्लांट वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था। और ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। और हम कुछ स्टील यानी लोह इस्पात प्लांट की बात करें तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। जिन लोगों ने यहाँ से पहले एग्ज़ाम दिए है उन लोगों को इस ये जो पूरा कंटेंट है ना उसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। तो बोकारो है झारखंड में और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति युद्ध कब हुई थी, ये अब ये कब का, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है महाजनपद पदों के बाद का काल जो हुआ था, उसमें जो हमारे पास रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसके बाद जो बौद्ध के मरने के बाद, मुझे बौद्ध जी का जो गौतम बुद्ध थे उनके महापरिनिर्वाण के बाद कुछ बौद्ध काउंसिल्स हुई थी। वो बौद्ध काउंसिल्स आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। पहली बौद्ध काउंसिल कब हुई थी, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। प्रथम हुई थी कहाँ पे, राजगृह में हुई थी। उसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। और किसके शासन काल में हुई थी, वहाँ का राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। ये अजातशत्रु वहाँ का शासक था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, साबाकामी उसके अध्यक्ष थे और कालाशोक वहाँ के राजा थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलपुत्र तस्य वहाँ के अध्यक्ष थे और अशोक वहाँ का शासक था। अशोक यही है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र जो था वो था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और कनिष्क वहाँ के राजा थे। अब जानते हैं थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में, जिनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है गौतम बुद्ध जी। और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक एक ग्राम है कपिलवस्तु, वहाँ का कपिलवस्तु के लुम्बिनी गाँव ग्राम में, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। उनकी जो डेथ थी, यानी उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण वो कुशीनगर में हुआ था। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। ग्रह त्याग जो उन्होंने 29 उनकी उम्र थी तब किया था, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और आपको बाकी फैक्ट तो पता होंगे, उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था, वो सारी बातें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। कंटेंट A1 है, यानी कंटेंट को आप ज़्यादा नहीं कह सकते कि कंटेंट अब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। वो सारा कंटेंट एग्ज़ाम रिलेवेंट है, लेकिन अगर पढ़ाते समय कुछ गड़बड़ हुई होगी, कुछ बोलते समय मिस्टेक्स हुई होंगी, तो आप यार समझ लेना। बहुत मैं इस फील्ड में नया हूँ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। बाकी कंटेंट को मैं और क्रिएटिव तरीके से बताने की और आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इस चैनल पे मैंने इंग्लिश के भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, कुछ एक वीडियो बनाया है और कुछ वीडियो मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। अगर यार आपको
सपोर्ट करना है तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को भी मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई, थैंक यू।